हिमाचल के लाहौल में एक ऐसा गांव है जिसने एक एग्जाम्पल सेट किया और बताया कि नीट जेई सिर्फ यही नहीं होता, इसके अलावा भी कुछ होता है। और इसके अलावा जो कुछ होता है उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि शहर के बच्चे ही कर पाए, बल्कि दूर दराज क्षेत्रों के रहने वाले जो लोग हैं और वहाँ के जो बच्चे हैं वो भी कुछ अचीव कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं आईएएस की, हम बात कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की। जी हाँ, सिविल सर्विसेज जिसके बारे में हिमाचल में उतना ट्रेंड नहीं है। हिमाचल में जहाँ देखो हर बच्चा आज कोचिंग ले रहा है, नीट की, जेई की। हर बच्चे को मेडिकल में जाना है, इंजीनियरिंग में जाना है। पेरेंट्स भी इससे ज़्यादा नहीं सोच पा रहे हैं। लेकिन सोचिए ज़रा, अगर 10th क्लास में पढ़ने वाला बच्चा तभी से शुरुआत कर दे और एक अलग भविष्य की तरफ जाने की सोचे, उस तरफ जहाँ पे आप एक ऐसे अधिकारी बन सकते हैं जो इस देश की बागडोर संभाल सकते हैं, देश में बदलाव ला सकते हैं, देश में बनने वाली पॉलिसीज़ खुद बना सकते हैं और उनमें बदलाव कर सकते हैं। सिविल सर्विसेज, आज हम बात कर रहे हैं खास सिविल सर्विसेज के बारे में हमारे इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है शिक्षा मंथन। और इसमें हमारे साथ है सुलभ शर्मा जी, जो है हिलियोस कोचिंग इंस्टीट्यूट से, और आज हमें बताएंगे कि क्या है आखिरकार सिविल सर्विसेज के लिए बच्चों का मन और इस तरफ क्या है सोच इस समय हिमाचल में। आपका स्वागत है सुलभ जी। नमस्कार। नमस्कार। आप हमें थोड़ा सा बताइए पहले कि सिविल सर्विसेज को लेके अभी हिमाचल में किस तरह की अप्रोच है। देखिए, सिविल सर्विसेज को पहले तो हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं। सिविल सर्विसेज को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक तो हम यूपीएससी की प्रिपरेशन की बात करते हैं। यूपीएससी की जब हम बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट सेंटर, हम सेंटर की एग्जाम्स की बात कर रहे हैं। और एक अब हमारे पास रहता है हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जिसको एचएएस के नाम से भी जाना जाता है, और वो हमारी स्टेट कैडर की जो है वो जॉब रहती है। तो सिविल सर्विसेज जो है उनको इन दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। अब जो बच्चा है हिमाचल का, उसका जो रुझान है वो जनरली रहता है एचएएस की तरफ को, क्योंकि स्टेट कैडर एक ऐसी चीज़ है जो जॉब ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। और ज़्यादा बच्चा जो है वो ये चाहता है कि मैं ऐसी एक जॉब करूं जिससे मेरी लाइफ भी सिक्योर हो, मेरा फ्यूचर भी सिक्योर हो, और मैं एक एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के साथ इस स्टेट में क्या कर सकूं, काम कर सकूं। अब अगर मैं यूपीएससी की बात करता हूं तो उस कैडर के अंदर आपकी जो पोस्टिंग है वो ऑल ओवर इंडिया में होती है। इंडिया में कहीं पे भी आपके पास जो है वो पोस्टिंग हो सकती है। और उसके लिए जो एग्ज़ाम की तैयारी है और एचएएस के लिए जो एग्ज़ाम की तैयारी है, उसका पैटर्न ऑलमोस्ट क्या है, सेम है। प्री एग्ज़ाम होता है, मेंस एग्ज़ाम होता है, इंटरव्यू होता है। 3 पार्ट्स में एग्ज़ाम को हम डिवाइड करते हैं। और बट सिलेबस में थोड़ा बहुत चेंज आता है। जैसे जो हिमाचल का हमारा एग्ज़ाम रहेगा, वहाँ पे जनरली हिमाचल के ऊपर फोकस ज़्यादा रहता है, और यूपीएससी में थोड़ा सेंटर की तरफ को फोकस या सारे बाकी सब्जेक्ट्स की तरफ को फोकस जो है वो ज़्यादा रहता है। अब रही बात हिमाचल की, तो हिमाचल में यूपीएससी की तरफ रुझान अब धीरे धीरे लोगों में स्टार्ट हो गया है। ऑल्दो ऐसा नहीं है कि पहले सिलेक्ट नहीं हुए, पहले भी लोग करते थे। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने यूपीएससी क्वालिफाई किया है, बट अब बच्चों का रुझान उसकी तरफ को ज़्यादा होना शुरू हो गया है। एचएएस की तरफ को रुझान पहले भी था, पहले भी जो लोग थे वो एचएएस की तरफ को थे, बट अब धीरे धीरे 10th क्लास के बच्चे, +1 +2 के भी इवन मेरे पास कई कॉल्स आते हैं जो पहले नीट जेईई की तरफ डायरेक्टली जाना चाह रहे थे, वो अब ऐसे बोलते हैं कि सर हम जो है वो यूपीएससी की तैयारी या एचएएस की तैयारी करना चाहते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स आर अट्रैक्टिंग देम। तो ये अब थोड़ा सा रुझान हिमाचल का है। हम यहाँ पे बात करेंगे जो अभी एग्ज़ाम हुआ था उसके बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सवाल जानना चाहूँगा कि आज जब हम बात करें हमारे जो हिमाचल का जो रूरल एरियाज़ है, जहाँ पे बच्चों को इस बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है या पेरेंट्स को ज़्यादा नॉलेज है ही नहीं कि जो इस बारे में सोच सकें, खासकर अगर वहाँ से कोई बच्चा इस तरफ आगे जाता है, मूव करता है, तो उसके लिए कितना आसान या मुश्किल होता है प्रिपेयर करना, स्पेशली फॉर सिविल सर्विसेज। क्योंकि गांव की जो एजुकेशन है, वो चाहे गवर्नमेंट स्कूल की हम बात करें या फिर जो विलेजेस में प्राइवेट स्कूल्स हैं, वो उतनी अप टू मार्क नहीं होती है जो रियलिटी है। लेकिन उसके बाद वहाँ से अगर कोई स्टूडेंट बाहर निकल के आता है तो उसके लिए कितना मुश्किल होता होगा ये सफ़र तय करना और इस एग्ज़ाम तक पहुंचना, उसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताएंगे। ठीक है, तो इसमें मैं आपको एक चीज़ पहले थोड़ा सा बताना चाहूँगा। देखो, जब हम यूपीएससी या एचएएस की तैयारी करते हैं ना, तो उसमें जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन 10th क्लास की जो हमने एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ी हैं उन्हीं से आते हैं। तो अगर कोई धर्मशाला में फॉर एग्जांपल बच्चा है या चंबा के किसी इंटीरियर गांव में कोई बच्चा है, तो उसके पास स्टडी मटेरियल सेम है।
अच्छा। अलग नहीं है, दोनों के पास मटेरियल सेम है, सिर्फ प्रॉब्लम है कि एक्सपोजर कितना है, मतलब पता नहीं है, पता नहीं है। बेसिकली दे डोंट नो कि ऐसा भी किया जा सकता है। ओके। अगर किसी पेरेंट्स के पास अगर पता भी है, सपोज करो किसी को, तो पेरेंट्स जो हैं वो जनरली उन एरियाज के अंदर इतने फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होते, तो दे डोंट अफोर्ड। वो बोलते हैं कि यार जो हम कर रहे हैं उसी को ही आगे कंटिन्यू करो, तुमने बाहर जाके क्या करना है। और ये धारणा जो है, इस धारणा की वजह से बहुत से ऐसे इंटेलिजेंट बच्चे हैं जो वहीं पे ही उसी फील्ड के अंदर वहीं पे ही रह गए हैं और कभी बाहर जो है वो नहीं निकल पाए। तो एजुकेशन दोनों के लिए सेम है, यहाँ के बच्चे के लिए भी, वहाँ के बच्चे के लिए भी। बट जो धर्मशाला में बच्चा बैठा है उसको रोज बताया जा रहा है कि एसडीएम ने ये किया, डीसी ने ये किया, तहसीलदार ने ये किया, तो ही नोज कि वो एक पोस्ट है जो मेरे आसपास रहता है। अब वो जो इंटीरियर एरिया है उसको पता ही नहीं है, उसको यही नहीं पता कि कौन सी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है जो मेरे को गवर्न कर रही है, उसको अवेयरनेस ही नहीं है। उसको एक्चुअली अगर डीसी के पास जाना भी पड़े तो वो घबरा जाता है पहले कि डीसी साहब से मिलना है, ठीक है, तो वो क्वेश्चन करने से डर जाएगा कि यार अगर मेरे को, क्योंकि बिकॉज ऑल आर सिविल सर्वेंट्स, तो ये हम कभी भी उनके पास जाएं तो दे एवरीथिंग, हमेशा वो हमारी हेल्प करेंगे, मदद करेंगे, बट वो एक हवा बन गया। तो इस कारण से उस बच्चे को वो नॉलेज ही नहीं है कि वो जा किस साइड को रहा है। अभी हम जैसे बात करते हैं, जो अभी जो करंटली जो एग्जाम हुआ पीछे, उस एग्जाम की अगर हम बात करें तो एक बात होती है कि जो पैटर्न है वो एग्जाम का पैटर्न चेंज हो रहा है, पिछले 2020 से पैटर्न तकरीबन चेंज होता जा रहा है। तो किस तरह का इस बार जो एग्जाम रहा और उससे किस तरह की प्रॉब्लम्स जो है स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ी? देखो क्या है, जो एचएस का अगर मैं पैटर्न की बात करूं तो एचएस को ना हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। अगर हम रिसेंट हिस्ट्री में जाएं, ज़्यादा पीछे नहीं मैं जाता, 2016-17 से शुरू हो जाते हैं, तो 2016-17 से 21 तक आ जाता हूँ और 21 से 25 तक आ जाता हूँ। तो 16-17 से 21 तक 20 तक के जो पेपर थे देवर मोर फैक्चुअल पेपर्स। फैक्चुअल आज की डेट में भी हैं, बट उस समय के फैक्चुअल क्या थे कि 1 लाइनर एंड 4 ऑप्शंस, क्वेश्चन खत्म हो गया। तो जो बच्चा था उसको ये पता था कि यार 1 लाइन में क्वेश्चन आएगा, उसका मैंने एक आंसर देना और कहानी खत्म हो जाती है। 21-22 के आसपास से एचएस स्टार्टेड अडॉप्टिंग पैटर्न ऑफ यूपीएससी, जिस कारण से उन्होंने रीजनिंग बेस्ड, असर्शन बेस्ड इस तरह के क्वेश्चंस पूछने स्टार्ट कर दिए। तो जब वो क्वेश्चंस इस तरह के आने स्टार्ट हो गए तो बच्चों को तैयारी का लेवल भी बढ़ाना क्या करना पड़ा, शुरू करना पड़ा। और बच्चों का थोड़ा लेवल जो था वो इंटेलेक्चुअली, जो बच्चा स्ट्रांग था वो उसको सस्टेन करना जो है वो शुरू हो गया। अगर मैं 21 से लेके 25 तक की बात करूं तो एचपीएस है, जो कमीशन हमारा एग्जाम बनाता है, वो एग्जाम यूपीएससी पैटर्न या उसकी तर्ज पे बन रहा है, बट उसका बच्चों के लिए डिफिकल्टी लेवल जो है वो बढ़ता जा रहा है। और वो डिफिकल्टी लेवल बढ़ने का तरीका क्या है, क्योंकि वो पैटर्न फॉलो करने के बाद भी उसमें भी फैक्चुअल डाटा ही ज्यादा पूछ रहा है। अब ये जो तैयारी है सिविल सर्वेंट जो होता है उसको ही और शी शुड नो एवरीथिंग अबाउट सराउंडिंग्स, क्या हो रहा है, कहाँ कैसे करेंगे, मैनेज कैसे करना है, वैसे करना है। तो वो एक लॉजिकल और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं दे शुड बी मोर, बट उसकी जगह वो अगर आप असर्शन रीजन में फैक्चुअल डाटा जो है वो पूछना स्टार्ट कर देंगे तो बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। और इस बार भी वही हुआ। तो जो 2025 का हमारा एग्जाम था, इट वाज पिछले साल से थोड़ा डिफिकल्ट, फैक्चुअल बेस ज़्यादा था, और जो बच्चे हैं उनका रुझान थोड़ा यही है। इवन हमने कट ऑफ भी थोड़ा जो प्रिडिक्ट हम कर रहे हैं दैट इज अराउंड 99 और 100, इससे भी कम ही जा सकती है, बट इससे ऊपर जाने का ज़्यादा स्कोप है नहीं। तो वही रीज़न है कि बच्चा तैयारी और डायरेक्शन से कर रहा है और एग्जाम उसको लगता है कि मेरा और डायरेक्शन से आ रहा है। तो एक बहुत बड़ी ये कन्फ्यूजन है जिसको दूर करना बहुत ज़रूरी है। एक आप लास्ट 10 ईयर से 10 साल से आप अपना जो इंस्टीट्यूट है वो चला रहे हैं, हीलियोस कोचिंग। तो अगर हम बात करें कि 10 साल में आपने कितना डिफरेंस देखा स्टूडेंट्स में, स्टूडेंट्स की अप्रोच में लर्निंग को लेकर के, या फिर कितना ज़्यादा अटेंटिव या कम अटेंटिव वो स्टूडेंट्स हो गए हैं इन 10 सालों में? देखो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। देखो क्या है, जब 2015-16 की, देखो इसमें ना एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं एक फैक्ट साथ में जोड़ना चाहूँगा, दैट इज़ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस हमारी सोसाइटी में 2015 से बहुत इंक्रीज हो गया, जो इतना पहले नहीं था। तो अब उससे क्या हुआ कि 15 से 16, 17, 18 वो इम्पैक्ट इंक्रीज करता जा रहा है। तो जो बच्चे की पढ़ाई का तरीका है ना वो बदल चुका है। पहले जो बच्चा था वो ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ता था कि आई हैव टू, मेरे को याद करना है, मेरे को उसको रट्टा मारना है, मेरे को उसको समझना है, मेरे को लिखना है, आई हैव टू जॉट इट डाउन, वो सारी चीज़ें करने की कोशिश करता था। तो बच्चा प्रैक्टिकली और ज़्यादा उसके ऊपर मेहनत करता था। अब जो चीज़ें 21-22 के बाद ना वो आपको परोस के मिलनी शुरू हो गई हैं।
मतलब आप कुछ सर्च करो अवेलेबल है, कुछ अब चैट जीपीटी आ गया, एआई आ गया, जो चाहिए वो वहीं अवेलेबल है, जो तो बच्चा दिमाग पे जोर नहीं डालता, तो उसको लगता है कि यहाँ से मिल गया, मैंने यहाँ से उतार देना, मेरा पेपर निकल जाएगा। बट जब तक वो थॉरो उसके लिए स्टडी नहीं करेगा, बिल्कुल एक एक पॉइंट, एक एक चीज को वो नहीं समझेगा, तब तक ये पेपर निकालना कंपैरेटिवली टफ हो जाएगा। इसी कारण से जो बच्चे हैं उनके लिए पेपर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम टफ होता जा रहा है, बिकॉज वो ट्रेडिशनल तरीका जो एजुकेशन का था, वो एजुकेशन का 15 से 25 तक जो है वो थोड़ा सा चेंज है। जो आपका स्ट्रगल था उस इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए, उसको फाइंड आउट करने के लिए, वो कम हो गया और इजीली वो मिलना लगा। अब जो इजीली मिल रहा है, इसी के ऊपर मेरा एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो इजीली मिल रहा है उसमें सब एक्यूरेट है, ये ज़रूरी नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस समय ये है कि जो YouTube में जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, सोशल मीडिया में जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, क्या वो 100% एक्यूरेट है कि नहीं है, और अगर वो एक्यूरेट नहीं है तो क्या उसको स्टूडेंट डिकोड कर पा रहा है कि मैं रॉन्ग इन्फॉर्मेशन रिसीव कर रहा हूँ और उसको यूटिलाइज कर रहा हूँ, तो उससे स्टूडेंट कैसे बच सकते हैं? अब देखो क्या है ये, देखो क्या होता है, मैंने जब एक चीज़ बोली कि देखो यहाँ पे ना एक तो ईज हो गया है। ईज होने का मतलब दैट इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव जो हमारे सरकार ने भी, गवर्नमेंट ने भी लिया है, ठीक है। मतलब जैसे बच्चों के घर घर में फ़ोन आ रहा है, लैपटॉप आ रहा है, जिसकी वजह से आईपैड्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चा पढ़ रहा है और उसको नॉलेज मिल रही है, दूर दराज के इलाकों में भी नॉलेज मिल रही है। बट अब चक्कर क्या है कि जिस बच्चे ने बिल्कुल बेसिक से कोई स्टडी नहीं की, उसको मैंने कोई भी रैंडम फैक्ट हाथ में पकड़ा दिया, ठीक है। जैसे आपको एक सिंपल सा एग्जांपल, कोई भी अगर हम एग्जांपल ले लें कि यहाँ पे ना किसी ने बोला कि यहाँ पे किसी चीज़ की कंस्ट्रक्शन हुई, ABC कोई भी कंस्ट्रक्शन हुई। अब उसने उस वीडियो में किसी ने बहुत हाईलाइट करके बता दिया ये कंस्ट्रक्शन ऐसे हुई, इसको बनाया, उसको बनाया, बट रियलिटी में वो कंस्ट्रक्शन कहाँ से स्टार्ट हुई, किसने किया, वो कोई नहीं जानेगा। बिल्कुल। तो उसी फैक्ट को उठा के वो सामने प्रेजेंट कर दिया जाएगा, बच्चा उसी को याद रखेगा, बट जब पेपर में जाएगा तो उससे ये पूछेगा कि उसके कंस्ट्रक्शन का रीजन क्या था, और जब रीजन पूछा जाएगा तो बच्चा बोलेगा मेरे को तो ये पता है कि ये बिल्डिंग है। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वो आपको YouTube या हर जगह इंफॉर्मेशन तो देता है, बट उस क्योंकि दैट इज अ नॉट टू वे कम्युनिकेशन, दैट इज अ सिंगल वे कम्युनिकेशन। तो सिंगल वे कम्युनिकेशन में आप ना क्वेश्चन करते हो, ना आप किससे पूछ रहे हो, ना कुछ कर रहे हो, जो वो बता रहा है दैट इज फाइनल। तो वो फाइनल आपके दिमाग में इन्फ्लुएंस कर गया, और इतना अच्छा वो दिखता है कि देख के ही अच्छा लग जाता है, तो फिर ऑब्वियसली वो पर्सन उसको एक्सेप्ट करेगा, और जब उसको एक्सेप्ट करेगा तो वो उसी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन में आगे आगे चलता जाएगा। यहाँ पे एट द एंड मैं एक सवाल आपसे जानना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट आज सोच रहे हैं कि मुझे फ्यूचर में सिविल सर्विसेज में जाना है, या जो आज प्रिपरेशन ऑलरेडी कर रहे हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि उनको क्या सोच के, किस अप्रोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए ताकि वो क्लियर गोल जो है अपना उसको अचीव करने में, उसकी तरफ, सक्सेस की तरफ बढ़ सके? देखो, सिविल सर्विसेज क्लियर करना टफ नहीं है, उसके बारे में सोचना कि क्लियर करना वो टफ है, ये गलत है। हम ये सोचते हैं कि सिविल सर्विसेज पता नहीं कितनी मुश्किल चीज़ होगी। इट इज़ नॉट टफ, बट प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे ना दो चीज़ें होती हैं। हम जनरली किसी बच्चे को बोलते हैं कि बहुत मेहनत करो, हार्ड वर्क करो, ऐसे करो, पेपर निकल जाएगा, ये हो जाएगा। बट एक ही चीज़ बच्चे को करनी है, अगर बच्चा कंसिस्टेंट है एंड ऑनेस्ट है, दो चीज़ें, कंसिस्टेंट एंड ऑनेस्ट। ऑनेस्ट विद हिमसेल्फ और हरसेल्फ कि मैं क्या कर रहा हूँ, खुद से झूठ नहीं बोलना। दूसरी चीज़ रोज़ करना है, ठीक है, और वो करना किसके साथ है, पंक्चुअलिटी के साथ। बस ये तीन चीज़ें अगर किसी बच्चे ने कर ली तो कोई भी दुनिया का एग्ज़ाम है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। आपने अगर रोज़ 2 घंटे पढ़ा, ठीक है जी, तो 30 दिन के बाद आपके अप्रॉक्सीमेटली 60 घंटे की स्टडी हो जाती है। 60 घंटे की स्टडी इज़ रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ अ सिंगल सब्जेक्ट। बट प्रॉब्लम क्या है, संडे को 8 घंटे पढ़ेंगे, मंडे से सैटरडे कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, तो फिर रेगुलरिटी नहीं है। तो वो चीज़ें जो हैं वो फिर गलत हो जाती हैं। उसकी वजह से बच्चा जो है वो आगे नहीं निकल पाता, और उसको लगता है कि मैं पढ़ तो बहुत रहा हूँ बट आउटकम ही नहीं आ रहा। तो आउटकम तभी आएगा कि कंसिस्टेंटली उसको पढ़ना और ऑनेस्ट रहना है। ऑनेस्ट रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप खुद को बोलोगे कि नहीं मैंने कर लिया, बट रियलिटी आपको पता है ना, हमें पता है कि हमने नहीं किया है, तो फिर वो ऑनेस्टी ज़रूरी है, और उसको रोज़ पंक्चुअलिटी से करो, बस दैट्स इट, और कुछ ज़रूरत ही नहीं है। थैंक यू सो मच हमारे साथ आज इस बारे में डिस्कस करने के लिए। एक बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमेशा याद रखनी चाहिए, मैं हमेशा अपने आप से एक बात कहता रहा हूँ आज तक, कि ज़िंदगी में आप किसी से भी झूठ बोल लो, लेकिन अपने आप से कभी झूठ मत बोलो।
अगर आपने अपने आप से झूठ बोलना शुरू कर दिया कि मुझे सब आता है, मैंने सब सीख लिया, मैंने सब समझ लिया, उस दिन आप ख़त्म हो गए। उस दिन आप जो अचीव करना चाहते हैं वो नहीं कर पाओगे। सपने देखना जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है उनको पूरा करने के लिए मेहनत करना, और मेहनत दिन रात की जाती है। ये नहीं है कि उसके लिए आप सोएंगे नहीं, सोना भी ज़रूरी है, बट याद रखिए कि ये जो ऑप्शन है, नीट या जेई या और जो एंट्रेंस एग्ज़ाम की हम बात करते हैं, सिर्फ यही ऑप्शन नहीं है। सिविल सर्विस के लिए भी आप तैयारी कर सकते हैं, और आपके स्कूल की जो एजुकेशन है वहीं से आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, और पेरेंट्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है ये याद रखना कि बच्चों के लिए भविष्य में बहुत सारे और ऑप्शंस भी अवेलेबल है। तो ये था हमारा आज का शिक्षा मंथन। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। नमस्कार।